तो कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। हाँ, चलिए। तो नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा चैप्टर था क्लास 10th का, जिसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं, जाकर उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है वो है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, इसकी बात करेंगे हम। प्लीज़ नोट्स के लिए कॉपी लेकर अपने पास बैठिए, ताकि आप साथ के साथ सारे काम कर पाएँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे कि गांधी जी ने जो है इससे पहले क्या किया था। इससे पहले हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बच्चों शुरू हो चुका था, लेकिन एक रीज़न की वजह से उसे वहीं के वहीं बंद करना पड़ा था। अब वो रीज़न कौन सा था जी, वो था चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कब हुआ था 1922 में। 1922 में जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके में कई बहुत वायलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन क्या अब बस वो अब एक चिंगारी जो लग चुकी है वो अब बिल्कुल रुकेगी थोड़ी ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस थी ना, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर परेशान हो चुके हैं कि भाई कभी यहाँ पर ये कहीं पर कभी बॉयकॉट करो, कभी हड़ताल करो, हमें ये सब कुछ नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर इलेक्शन करने हैं। यानी कि इलेक्शंस के थ्रू हमें इनकी काउंसिल्स में जाना है और वहाँ पर जाकर एक टेबल पर बैठकर ब्रिटिशर्स से हमें बात करनी है। ये क्या चाहते थे कांग्रेस के जो कांग्रेस के नेता थे वो ये चाहने लगे थे। ठीक है, अब देखेंगे कांग्रेस में भी आगे जाकर इसमें कुछ गुट बन चुके थे, यानी कुछ ग्रुप्स बन चुके थे। अब देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आप ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आई कैन यूज़। पहले इधर देखिए, हुआ क्या था, फैब 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी ने विदड्रॉ कर ली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट थिंग इज़, रीज़न क्या था इसका, बिकॉज वायलेंट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और गांधी जी को लगा कि पहले मुझे लोगों को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है, ट्रेन करना है, उसके बाद ही मैं इन्हें किसी मोमेंट में अब बाहर सबके सामने लेकर आना आऊँगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कांग्रेस के अंदर खुद से एक जो है डिबेट शुरू होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस जो है वो थक चुके थे ये सब कुछ कर करके, कि बस हड़ताल करते रहें, हम यही सब कुछ करते रहें। तो कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, जिन्हें हम कहते हैं मॉडरेट्स, क्या कहते हैं, मॉडरेट्स ये चाहते थे कि हम जो है अब इलेक्शंस लड़ें, क्योंकि जो ब्रिटिशर है, आप ये देखिए, ये इंग्लैंड है, ये क्या है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड के अंदर ये ब्रिटिशर्स काउंसिल्स है, ये इंग्लैंड के अंदर उनकी काउंसिल है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, और उसके अंदर ये इजाज़त दी गई कि अब जो इंडियंस हैं वो भी प्रोविंशियल काउंसिल्स में इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि थी ये इंडियंस के लिए। बस इसी को ही खुशी मनाकर ये जो हमारे लीडर्स थे कांग्रेस के, ये पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस में। ठीक है, जो किसके लिए, इलेक्शन मतलब प्रोविंशियल काउंसिल्स, जो किसके द्वारा सेटअप किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1919 में। एम क्या था उनका, अपोज ब्रिटिश विद इन काउंसिल्स। ठीक है, अपोज करें लेकिन काउंसिल में बैठकर, शो डेट काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और ये भी पता था कि जो काउंसिल है वो प्योर डेमोक्रेटिक, यानी लोगों के द्वारा तो नहीं चुना जाएगा उसमें कोई भी। अब सबसे बड़े जो दो नेता इसमें थे वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, और भी बहुत थे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये है, सिर्फ आप इसे याद कीजिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, ताकि जो है काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वो लौटा जाए। जबकि जो यंग लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो चाहते थे कि नहीं, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, बल्कि हमें क्या है, एक रेडिकल मास एगिटेशन करना है। ठीक है, एक रेडिकल मास एगिटेशन चाहते थे, और वो ने कहा क्या था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। समझ गए बच्चों, ये एक कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस के सारे लीडर बैठे हैं, जिसमें से कुछ लीडर्स का मानना था कि अब हम पॉलिटिक्स में लौटेंगे। पॉलिटिक्स में तो खैर ये लोग थे ही कि अब हम इलेक्शन के ज़रिए पॉलिटिक्स के अंदर ऑफिशियली जाएंगे। जबकि कुछ लीडर क्या थे, वो चाहते थे कि नहीं, हम लोगों को जो है पूरी इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते हैं, और हम पूरे मतलब हमें रेडिकल एगिटेशन के साथ जीत चाहिए एकदम फ़ौरन से। तो ये आपने देख लिया, ये दो इस तरीके के ग्रो बन चुके थे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पिक्चर में, यहाँ पर जो कांग्रेस का सेशन होता था।
अब बच्चों इसमें एक जो है इम्पोर्टेंट बात जो हमें आगे देखने को मिलेगी कि उस टाइम का यानी कि 1920 का जो दौर है या उसके बाद का जो दौर है उसमें दो मेजर फैक्टर हैं जिसने हमारे इंडिया की पॉलिटी को शेप किया है। यानी उस टाइम पर पॉलिटी कैसी होनी थी, किस तरीके कौन से मुद्दे होते हैं, कौन कौन कैसा, मतलब पूरी जो इंडिया की पॉलिटी है दो फैक्टर थे, उसके दो फैक्टर पर निर्भर कर रही थी। पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक डिप्रेशन से जूझ रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन से, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है ना हमारा, उस वर्ल्ड में जो एशिया है, जो यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं था जहाँ पर के इकोनॉमिकली कोई वेलफेयर हो रहा हो या पैसों में तंगी हर जगह पर आ गई थी। इवन यहाँ ये माहौल था यूरोप के कई सारे देशों में तो के लोग अपने गले में एक बैनर डालकर घूम रहे थे जिसमें लिखा हुआ था फ्री टू डू एनी वर्क। इतनी बुरी दिशा हो गई थी उनकी। अब क्योंकि इंडिया पे भी उसका असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड की बात है भाई, वर्ल्ड में पूरा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो इंडिया पर भी इसका असर पड़ा। और इंडिया में बहुत से चेंजेस आए, जैसे कि जो पूरे की पूरी एग्रीकल्चर है उसमें वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने रेवेन्यू तक नहीं पे कर पा रहे थे, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एंड सेकंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ व्हाट? सेकंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ साइमन कमीशन। व्हाट इज़ इट? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कुछ खास नहीं था, बस साइमन कमीशन ये थी बच्चों कि ये जो हमारा यूरोप है, यूरोप के अंदर यही इंग्लैंड है, पता ही है आप लोग को, तो इंग्लैंड ने वहाँ बैठकर एक कमीशन बनाई, ठीक है। वो कमीशन किस लिए थी? वो कमीशन इंडियंस के लिए थी, इंडियंस के लिए थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए एक कमीशन बनाई जाती है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि उस कमीशन में कोई इंडियन मेंबर ही नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से इंडियन जो है बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ डिस्कशन हो रहा है, हमारे लिए एक कमेटी बनाई जा रही है हमारे हित के लिए और हम में से कोई नहीं उसमें, तो लोग उसका बहुत विद्रोह करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दो मेजर फैक्टर हैं। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर 1926 से लेकर 30 तक बहुत ज़्यादा गिरावट आती है एग्रीकल्चर प्राइसेस में, ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फेल, एक्सपोर्ट डिक्लाइन। एक्सपोर्ट क्या हो गया? डिक्लाइन, यानी जो हम सामान भेजते थे दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। अब खरीदे कौन? पैसा ही नहीं है। पीजेंट्स कुड नॉट सेल हार्वेस्ट और पे रेवेन्यू, और रेवेन्यू तक पे नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपनी हार्वेस्ट बेच पा रहे थे, तो वो ख़राब होगी क्योंकि इतना सारा तो कोई नहीं खा पाता। सो कंट्री साइड में एक बहुत बड़ा टर्मोइल आया, कब तक? 1930 तक। बच्चों प्लीज़ काइंडली नोट दिस, स्टॉप कीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है कि एक नई टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में आई है उसने एक कमीशन बनाई है अंडर सर जॉन साइमन। भाई सर कहते हैं, क्या कह सकते हैं। What's the objective behind this? That it is for review functioning of constitutional system in India, ठीक है, and suggest changes करने के लिए उसे बुलाया गया था। and the problem is that there is no Indian members. Kindly note down all these things, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ मिलकर इसका विरोध किया था। और ये रहा वो बैनर जिसमें साइमन गो बैक करके सब जो इंडियन है वो खड़े हो गए थे। जैसे ही साइमन आया ना, ट्रेन से उतरा, यू कैन इमेजिन, और वही यहाँ पर सारे इंडियंस खड़े हुए हैं। साइमन गो बैक, क्या बीती होगी साइमन पर। इट्स इंटरेस्टिंग ना कि भाई चले जाओ साइमन वापस यहाँ से। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हमने बताया था कि उस टाइम पर जो है दो ग्रुप बढ़ चुके थे मेन। कौन से दो ग्रुप थे वो? उनमें से एक था रेडिकल, ठीक है, और दूसरे कैसे थे? मॉडरेट। ओके बच्चों, रेडिकल को ही हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाने लगा, जबकि एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे बट एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। दो तीन बड़े बड़े नाम आते हैं इसमें। एक नाम है लाला लाजपत राय का, एक है बाल गंगाधर तिलक का, और एक है बिपिन चंद्र पाल का, ठीक है, जिन्होंने स्वराज को मांगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब जो साइमन कमीशन में के जो विरुद्ध में हुआ था, जब प्रोटेस्ट हुआ, तो उस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है ड्यू टू मैनी इंजरीज, ठीक है।
अब इरविन जो है बहुत घबरा जाते हैं भाई साहब। इरविन जी क्या है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं कि जो इरविन जी हैं, एक मिनट, वो इतने ज़्यादा घबराते हैं। इरविन कौन था? तो इरविन कौन था ये जानते हैं हम इस तरीके से कि आपने बच्चों यहाँ देखा कि ये क्या है, हमारा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में ये एशिया है, ये यूरोप है, यही ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से एक वाइसराय भेजा जाता था, कहाँ पर? इंडिया में। जो हमारा इंडिया है ना, जैसे अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही उस टाइम पर जो ब्रिटेन से आकर सबसे मेन हेड होता था उसको हम वाइसराय बोलते थे। तो जिस टाइम ये सारे केस हो रहे हैं, यानी कि 1929 जबकि हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर कौन था वाइसराय? इरविन था। तो इरविन ने जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से कहा कि देखिए हम आपको 2 ऑफ़र देते हैं और इन 2 ऑफ़र में पहला ऑफ़र ये है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं, यानी हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे जिसमें कि आपका काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। और दूसरी चीज़ हम आपको क्या देने वाले हैं, हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे, जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस होती हैं जिसमें जाकर जो कांग्रेस के नेता हैं या फिर जो कोई भी इंडिया का पॉलिटिकल लीडर है वो डिस्कस कर सकता है ब्रिटेन में बैठकर ब्रिटिशर्स से क्या सही है और क्या गलत है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये था। तो इरविन ने 2 ऑफर दिए डोमिनियन स्टेटस के, काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी डोमिनियन स्टेटस देना भी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इससे इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। कांग्रेस उन्हें लगा कि यह हमें क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हमें बस, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए पूरी, और ये हमें सिर्फ ये दे रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड दिस एंड दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिकल्स, वही रेडिकल्स या फिर लिबरल्स, रेडिकल्स एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी थे। और मॉडरेट जो कि डोमिनियन स्टेटस को भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। वो अपना लोगों में इन्फ्लुएंस खो देते हैं क्योंकि लोग अब चाहते थे पूरी आज़ादी या उन्हें चेंजेस चाहिए थे, इसलिए लिबरल्स को अब इतना मतलब उनका इन्फ्लुएंस जाता जा रहा था। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि भाई अब हम इंडिया को जो है पूर्ण स्वराज की हम मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस। हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और यहाँ तक कि वो इतने एक्साइटेड हुए कि 26 जनवरी 1930 में उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित भी कर दिया। अब देखेंगे तो थोड़ी अचंभव सी बात है, अभी तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, अभी तो ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर हैं, ऐसा कुछ लार्ज मास एगिटेशन भी नहीं हुआ और अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और इसका उत्साह मनाने लगे, खूब जो है डांस वांस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन लोग जो है ना, लोगों ने इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी क्योंकि ऑफकोर्स ये किसी को इतना यकीन सा भी नहीं आया, तो इस बात को इतना वो नहीं मिला, इतनी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होने के बाद पूर्ण स्वराज घोषित किया, फिर 26 जनवरी का इंडिपेंडेंस डे, देन पीपल टेक प्लेज फॉर टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट सेलिब्रेशन टेक अ लिटिल रिस्पॉन्स। अब जो है आगे क्या होने वाला है देखिए। अब समरी क्या है, प्लीज़ 2 मिनट रुक कर 1 मिनट में आपको समरी बता देती हूँ। ये हमारे पास पूरी समरी अभी चलती जाएगी। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है क्या कर दिया, 1 मिनट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चोरी चोरा की वजह से क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। चोरी चोरा जो हुआ था कब हुआ था, 1922 में, उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन को बंद कर दिया गया। आगे जाकर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से 2 फैक्टर ने डिसाइड करी पॉलिटी ऑफ इंडिया। पहला फैक्टर कौन सा था, पहला फैक्टर था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और दूसरा फैक्टर क्या था, जी हाँ, साइमन कमीशन। इसके बाद हमने 2 चीज़ें और देखी कि इसके बाद हमने देखा किस तरीके से मॉडरेट्स और रेडिकल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। मॉडरेट्स में कौन लोग थे, मॉडरेट्स में वो लोग थे जो कि कह रहे थे कि हमें इलेक्शंस लड़ने हैं, वी गोट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। एंड रेडिकल्स में कौन था, रेडिकल्स में वो थे जो कह रहे थे कि नो, वी वांट फुल रेडिकल एगिटेशन, हमें पूरा विद्रोह चाहिए, विद्रोह करने के बाद हम जो है इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं, हमें उनके साथ कोई डिस्कस ही नहीं करना, ये रेडिकल थे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है
जिसकी वजह से जो इरविन साहब थे, जो इरविन थे, वो बहुत घबरा जाते हैं और वो दो ऑफ़र देते हैं इंडियंस को, जिसमें पहला था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे इतना खुश तो नहीं हुए इंडियंस, स्पेशली कांग्रेस, बट ये फिर भी इरविन ने दे दिया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। और हाँ, लास्ट में क्या चीज़ हमने देखी, लास्ट में हमने देखी किस तरीके से 26 जनवरी 1930 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब ये क्या है बच्चों, देखिए सॉल्ट मार्च, तो जो ब्रिटिशर्स थे, देखो ना, समझा, आप यहाँ पर सिर्फ समझिएगा, लिख रखा है, आगे जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। अब जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर ने क्या कर रखा है, उन्होंने मोनोपोली लगा दी है सब चीज़ों पर। मोनोपोली का काफ़ी चीज़ों पर मीन्स, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए एक बर्गर ही है और उसे ब्रिटिशर बना रहे हैं, तो कोई और इंडियन उसे नहीं बना सकता, इसे हम कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, और सिर्फ उसे ख़रीदने का, उसे बेचने का किसे है, सिर्फ इन या बनाने का उन ब्रिटिशर्स को ही है। दैट्स व्हाट वी कॉल मोनोपोली। और दूसरा, दे यूज्ड टू इंक्रीज़ टैक्स ऑन इंडियंस, जो टैक्स वगैरह था उससे भी वो इंक्रीज़ ही किए जा रहे थे। तो इसके ख़िलाफ़ गांधी जी ने, जो इरविन था, इरविन को एक लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर उन्होंने क्या लिखी, उस लेटर के अंदर इरविन को एक लेटर भेजा जिसके अंदर 11 डिमांड लिखी हुई थी। और जो 11 की 11 डिमांड थी वो हर तबके से थी। कुछ पीजेंट्स के बारे में थी, कुछ पीजेंट्स से रिलेटेड थी, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट से या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर से या इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड थी। अलग अलग तबके से जो है सारी उन्होंने मांगे लिखी, 11 डिमांड थी यहाँ पर। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट को रिलेटेड, मोनोपोली ऑफ सॉल्ट, जो कि एक बहुत ही गलत कदम था ब्रिटिशर्स का, जो उन्होंने इंडियंस के लिए लिया था कि सब चीज़ों पर मोनोपोली लगा दी थी। तो इसके लिए गांधी जी ने कहा कि अगर आपने हमारी डिमांड पूरी करी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ पूरा का पूरा हम आपके ख़िलाफ़ एक पूरा कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली। और भाई इरविन अपनी बात पर था, उसने इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। यहाँ तक कि गांधी जी जो हैं फिर वो चले साबरमती आश्रम से मार्च करते हुए, कहाँ तक गए, वो गुजरात तक गए। गुजरात में एक प्लेस है, कौन सा, डांडी, इसलिए ही इसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। वो सुना होगा ना आपने, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, एक सॉन्ग है। खैर, हाँ, तो आप ये देखिए, आप यहाँ लिख सकते हो कि सबसे पहले तो गांधी जी ने सॉल्ट को एक सिंबल बनाया, क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना वो सब यूज़ करते हैं, अमीर हो या गरीब हो, सभी उसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सॉल्ट टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने जो मोनोपोली लगाई थी वो बहुत ऑप्रेसिव रूल था उनका। इरविन को लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड थी, डिमांड के अंदर सबके हर स्पेसिफिक ग्रुप की डिमांड लिखी गई थी। और एम क्या था गांधी जी का एम सिर्फ ये नहीं था कि वो जो है सॉल्ट के ऊपर से मोनोपोली हटा दें या फिर कि टैक्स कम करवाएं। उनका मेन मकसद था कि वो यूनाइट करें किसी सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट, सबको एक साथ कर देना। मेन डिमांड उनकी उस टाइम यही थी कि एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कि भाई सॉल्ट पर जो आपने टैक्स लगा रखा है उसे बंद कीजिए। और ये लेटर एक अल्टीमेटम है, ये नहीं हुआ तो हम आपके ख़िलाफ़ एक कंपेन शुरू कर देंगे जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस कंपेन। ठीक है, अब गांधी जी के साथ कितने लोग थे, कितने मील गांधी जी चले, इसे हम देख लेते हैं। तो गांधी जी जो है, जो साबरमती आश्रम से गुजरात तक गए, 240 माइल्स टोटल वो चले। कितने दिन में कंप्लीट हुए, 24 डेज़ में। तो जाहिर सी बात है, एक दिन वो कितना चले थे, एक दिन चलते थे वो 10 माइल्स। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग विच हैपन है दैट जब भी वो कहीं पर रुकते थे, यहाँ पर वो रुक रहे हैं, अब थक गए हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये साबरमती आश्रम है, यहाँ पर गुजरात है, वो कहीं बैठते थे, वहाँ बैठकर वो लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। और वो इकट्ठा करते थे, वहाँ पर औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान सब होते थे। उन्हें बताया जाता था कि ब्रिटिशर्स आखिर कर क्या रहे हैं और क्या चीज़ गलत है यहाँ पर और क्या चीज़ गलत नहीं है, यानी लोगों के बीच में अवेकनिंग फैलाई जा रही थी। ओके, तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसने तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसमें आखिर सबसे बेसिक फ़र्क क्या होता है। तो जैसे आपने नॉन कॉपरेशन में देखा था, नॉन कॉपरेशन में क्या हो रहा था बच्चों, कि कपड़े जलाए जा रहे थे,
ब्रिटिशर गुड्स जो है उसका यूज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि हम क्या कर रहे थे, उन कपड़ों को जला दे रहे थे कि हम यूज़ नहीं करेंगे, चाहे जला देंगे। या फिर हम किसी भी तरीके से उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ना उनका कोई सामान ख़रीद रहे थे, ना उन्हें अपना कोई सामान बेच रहे थे, बिल्कुल हर तरीके से हमने बॉयकॉट कर दिया था उनसे। जबकि सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये होगा कि अब हम उनके कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो लॉ दिया है ना कि मोनोपोली ऑफ टैक्स, तो क्या करा, आप लोग ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो यहाँ पर जैसे कि नमक बनता है, ये इंडस्ट्री जहाँ पर नमक बनाया जाता है, तो जो इंडियंस थे ना वो उसकी कंपनी के सामने खड़े होकर आकर नमक बनाते थे। नमक कैसे बनाते थे अब ये तो आपको पता है, ये पानी बहुत तेज़ गर्म करते हैं जो सी वाटर होता है ख़ासतौर पर, उससे नमक प्रिपेयर उनके सामने कर रहे होते थे उन्हें चढ़ाने के लिए कि देखो देखो ये हो रहा। अब ब्रिटिशर तो भाई भड़केंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये इंडियंस का एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ कोई ऐसे करेगा तो ये तो होगा ही। अब ये आप पूरा इंडिया देख सकते हो, इंडिया के अंदर बच्चों हर जगह जो है कहीं ना कहीं ये हो रहा था। बट हर जगह में मेनली जो इलाके थे ना ये नॉर्थ साइड इतने, साउथ साइड इतने नहीं थे, ठीक है ना। अभी हम साउथ साइड ना देख रहे हैं, अभी हम जो है सेंट्रल में, नॉर्थ साइड में, इस साइड ज़्यादा हमें मूवमेंट वगैरह देखने को मिल रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब जो एक मूवमेंट देखने को, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हर किसी पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है, सब पर अलग अलग तरीके से। एक मिनट, तो अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले, एक मिनट में टेबल बना देती हूँ पहले, ये टेबल है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिच पीजेंट्स की। रिच पीजेंट जो थी उनकी मांगे क्या थी, वो क्या चाहते थे। उसके बाद रिच के अपोजिट में क्या आता है, पुअर पीजेंट्स की क्या मांगे थी। उसके बाद हमारे पास कौन आते हैं जी, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, वर्कर आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के अपोजिट में कौन होते हैं, ऑफकोर्स वर्कर होते हैं। लास्ट में वी हैव वुमेन्स। देखो इतना कुछ रटने की बात नहीं है, सिंपली समझ जाओगे आप लोग। रिच पीजेंट, अब ये जो रिच पीजेंट थे ना, ये रिच पीजेंट कहाँ के थे, ये आप देख सकते हो ना, गुजरात के और यूपी के। कहाँ के थे, यूपी के और गुजरात के रिच पीजेंट्स की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। यूपी से कौन थे जी, यूपी से थे जाट्स, एंड गुजरात से कौन थे, पट्टीदार्स। तो इन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और इनका प्रोटेस्ट सिंपली इतना था, एक अगर आप लाइन में देखना चाहो कि भाई अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है उसका असर हम पर भी बहुत हुआ है, और जो गवर्नमेंट ने अपने टैक्स बढ़ा रखे हैं इसी तरह रिड्यूस किया जाए, मीन्स रिड्यूस टैक्स। इतना टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा टैक्स को जो है कम किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है तो अभी कमर हमारी टूटी हुई है ज़रा, ये इनका मानना था जस्ट। अब इन्हीं जो जाट और पट्टीदार्स हैं, एक मिनट जी, हाँ देखा हमने, वो टैक्स रिड्यूस करवाना चाहते थे। अब यहाँ पर ये जो लैंड है, किसके लैंड है ये, रिच पीजेंट के। यहाँ पर कुछ पुअर पीजेंट भी काम करते हैं, और पुअर पीजेंट जो काम करते हैं वो उन्हीं की ही पूरी ज़मीन में थोड़ा थोड़ा रेंट पर काम करते हैं, यानी रेंट ले रखा है उन्होंने, एक ज़मीन ले रखी है, और उसे जो भी उसमें वो ग्रो करते हैं उस ज़मीन का रेंट देते हैं वो किन्हें, रिच पीजेंट को। तो जो पुअर पीजेंट है उनकी सिर्फ डिमांड इतनी सी थी कि भाई हमें मतलब नहीं है टैक्स कम हो कि नहीं हो, हमारा मतलब मेन ये है कि क्या होना चाहिए, जो हमारा रेंट है वो अभी तक, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया उसने हम पर भी काफ़ी असर किया है, इसलिए हम बीते कुछ दिनों का रेंट नहीं दे पाएंगे। वी डू नॉट एबल टू गिव व्हाट, रेंट, सो काइंडली फॉरगिव अस। क्या कह देते हैं वो कि हम अभी नहीं दे पाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप जो है हमारे जो रेंटेड हैं उन्हें माफ़ कर दें, हम इस बार नहीं दे पाएंगे, हाँ इसके बाद से हम दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने वो, अब ये तो क्योंकि वर्कर्स थे, वर्कर्स कैसे मूवमेंट में जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे रेडिकल मूवमेंट्स में। कैसी मूवमेंट होंगी उनकी, रेडिकल मूवमेंट होती हैं जो एकदम चेंज चाहते हैं, और ये थोड़ा वायलेंस भी होता है इनमें, रेडिकल मूवमेंट जो होती हैं। और यहाँ पर ये लोग कौन सी मूवमेंट में जुड़े थे, इन्होंने तो ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू करी थी रिच पीसेंट्स ने। अब रेडिकल मूवमेंट में जुड़े, जिसमें कि जिसमें क्या बनाया गया, नो रेंट कंपेन्स चलाई गई, यानी हम रेंट ही नहीं देंगे,
हम रेंट नहीं देंगे, बाद में दे देंगे, चलो ठीक है, बट फ़िलहाल हम रेंट नहीं देने वाले, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम दे पाएँ। गॉट इट? ओके, ऑन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दीज नोट्स। आप देख लीजिए, रिच पीसेंट के लिए जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी वही हैं। रिच पीसेंट एक्टिव इन द मूवमेंट ड्यू टू फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड में भी कमी आ रही थी और प्राइस भी फॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी किसमें, तो वो क्या चाहते थे, अगेंस्ट हाई टैक्सेस जो हैं वो कम करने चाहिए थोड़े से, पहली चीज़। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़, जो इतने हाई रेवेन्यू उन्हें देने पड़ते हैं उसके अगेंस्ट इनका स्ट्रगल था। और डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। और गांधी जी ने क्या करा था, एक बार 1931 में उन्होंने इसे कॉल ऑफ कर दिया था, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था उसे 1931 में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह थी गांधी इरविन पैक्ट। क्या था? गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट जब गांधी जी ने देखा कि जो इतने भी ज़्यादातर लोगों को, कम से कम 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया है, तो गांधी ने सोचा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हद कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने इरविन से बात करी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए वो लंदन। वहाँ पर जाकर जब बात हुई तो बात के अंदर कोई समाधान नहीं निकला। फिर गांधी जी ने दोबारा वापस आकर 1932 को शुरू करी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन एक बार जब ये बंद हो गई थी 1931 में, तो दोबारा शुरू होने पर इसकी वो नहीं रहा रोल जो पहले था। इसलिए कई जब ये रिज्यूम हुई 1932 में, तो काफ़ी लोगों ने इसमें ज्वाइन होने से मना कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट को रेवेन्यू से मतलब नहीं था, उन्हें चाहिए था बट ऑल्सो विद द रेंट टू लैंडलॉर्ड्स। बस उन्हें क्या चाहिए था, रेवेन्यू नहीं, उन्हें रेंट का भी था कि हमें रेंट नहीं देना, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू डिप्रेशन दे यूनेबल टू पे रेंट। इसके लिए वो कई सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रेडिकल मूवमेंट में भी जुड़े। उन्होंने नो रेंट कंपेन शुरू करी, लेकिन हालांकि नो रेंट कंपेन में कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उनका साथ देते तो जाहिर बात है दिस वॉज अगेंस्ट बिटवीन ईच अदर, लाइक रिच पीजेंट और यहाँ पर कौन है, पुअर पीजेंट। अगर वो रेंट देने को मना कर रहे हैं तो रेंट मिलेगा कैसे, रिच पीजेंट को। अब अगर कांग्रेस बेचारी फंस गई, अब वो इनका साथ दे कि इनका साथ दे किसी एक ही सकते थे, तो उन्होंने चूज़ किया रिच पीजेंट्स को, और वो पुअर पीजेंट्स के कंपेन में इतना साथ आगे बढ़ चढ़कर नहीं दिया। इसके बाद हमारे पास कौन है, इसके बाद हमारे पास हैं जी इंडस्ट्रियलिस्ट, मिडिल क्लास, जिन्हों को बड़ा ही फ़ायदा हुआ था। गलत स्लाइड आ गई। जिन्हों को कब बहुत फ़ायदा हुआ था, जिन्हों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, बहुत प्रॉफिट हुआ उन्हें वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिसकी वजह से अब ये चाहते थे कि उन्हें चाहिए थी फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस। जो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उन्हें हटवाना चाह रहे थे वो। इसलिए उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस को बड़े ही एंथुसियास्टिक, बड़े ही उत्साह के साथ ज्वाइन किया। और उनका क्या था, बॉयकॉट भी किया और इम्पोर्टेड गुड्स को। लेकिन स्वराज का मतलब उनके लिए मेन क्या था, एंड ऑफ सोशल रेस्ट्रिक्शंस, और दूसरा फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री और ट्रेड को फ्लोरिश करना चाहते थे और एंड करना चाहते थे कॉलोनियल ट्रेड, ठीक है। अब लेकिन मैंने बता चुकी हूँ आपको, वही बात दोबारा लौट कर आई है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेल होकर गांधी जी वापस आए, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं पूरी करी ब्रिटिशर्स ने, नहीं मानी, तो जिसकी वजह से वो वापस हार मान कर आए। तो इसके बाद दोबारा से जो मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और उनको ये भी डर था कि जो सोशलिज़्म है वो बहुत ज़्यादा, जो यूथ लीडर्स थे, यानी कांग्रेस में जो भी यूथ लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और कोई हो गया, तो उसमें उनकी सोशलिज़्म की आइडियोलॉजी थी। अब सोशलिज़्म किसे कहते हैं बच्चों, तो सोशलिज़्म का मतलब होता है कि जिसमें ये माना जाता है कि अगर एक लैंड है तो वो सिर्फ एक इंसान का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सब में बराबर का बटा होना चाहिए। कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं होना चाहिए, सबको सब कुछ बराबर मिलना चाहिए। समझ गए? सोशलिज़्म में सबका साथ सबका विकास होता है बेसिकली। ये डर रहे थे कि कहीं अगर यही विचारधारा ज़्यादा आगे बढ़ी, यही आइडियोलॉजी आगे बढ़ी, तो हम तो गए। इस वजह से भी वो और पीछे हट गए, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की। तो सब वर्कर्स ने काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक इसे ज्वाइन किया, सिवाय किसके, नागपुर रीजन के वर्कर्स को छोड़कर।
ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने बॉयकॉट की फॉरेन गुड्स को, स्ट्राइक की अगेंस्ट लो, जो उन्हें बहुत लो वेजेस मिलती थी और पुअर वर्किंग कंडीशंस थी। ठीक है। इसके अलावा रेलवे स्ट्राइक्स की, डॉक्टर्स स्ट्राइक किया, सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है। और यहाँ तक कि जो छोटा नागपुर टिन माइन थी, वहाँ के वर्कर्स ने जो है गांधी जी के कैप पहने और उस कैप को पहनने के बाद रैलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करी। ठीक है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो हुई थी। आप ये नोट ज़रूर लिख लेना, जिस तरह पॉइंट में मैंने बनाए हैं उस तरीके से, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं वुमेन। लास्टली वी हैव व्हाट, वुमेन। वुमेन ने किस तरह पार्टिसिपेट किया, तो देखिए वुमेन ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। वुमेन ने प्रोटेस्ट में गई, मार्चेस में अपने बच्चों को गोद में ले लेकर, बॉयकॉट कैंपेन्स चलाई उन्होंने, और उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना दिया। ठीक है, बाय जॉइनिंग इट। आपको पता है, लेकिन जो वुमेन थी, वुमेन को इतना गांधी जी का या कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा। वुमेन को इतना साथ नहीं मिल पाया इनका, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि वुमेन को जो है वो घरों के काम के लिए ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है, यानी कि उसे अपना घर अच्छे से चलाना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी का मेन मकसद ये था, उन्होंने वुमेन को इतना प्रमोट नहीं किया, उनके पार्टिसिपेशन को। और कांग्रेस ने भी उस टाइम तक कोई भी अच्छी पोस्ट जो है वुमेन को नहीं दी थी। जाहिर सी बात है, इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो ज़्यादा झुकाव वुमेन की तरफ नहीं था। चलिए अब हम देखते हैं लिमिट क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब कहीं ना कहीं जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हुआ तो इसकी कोई ना कोई लिमिट भी रही होगी। तो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बंद किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? एक तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ किसकी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन थी? जी हाँ, अनटचेबल्स की। किसकी? यानी जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, जो अनटचेबल्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया गया उनका इसमें। अब जो अनटचेबल्स होते हैं, गांधी जी उन्हें हरिजन कहते थे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी उन्हें हरिजन कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि गांधी जी जो टॉयलेट होती है ना, उसे भी खुद साफ़ कर देते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये लोग जो हैं, ये लोग बराबर हैं हमारे, बिल्कुल इनमें और हमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी एकदम इक्वालिटी चाहते थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ ये कोशिश करते थे कि वो सबकी नज़रों में इक्वालिटी आ जाए। लेकिन पहला ज़माना ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो हरिजन होते थे, जो अनटचेबल्स होते थे, यानी कि जो लोअर कास्ट होती थी बेसिकली, जिसमें आ जाते हैं भंगी, आ जाते हैं और ये सब आ जाते हैं एज रिटन इन योर एनसीईआरटी नोटबुक। ठीक है, so these are the only things which you can say. Wait. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम रीज़न देख लेते हैं। एक तो पहला रीज़न क्या था? नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था, यानी गांधी जी ने जो है कहा था वायलेंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो भगत सिंह जैसे रेडिकल रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कि देखिए वॉयलेंस तो ज़रूरी है, उससे वॉयलेंस नहीं करेंगे तो ये जो अंग्रेज़ बैठे हुए हैं ना हमारे ऊपर चढ़कर, ये भागेंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश रिस्पॉन्स। जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स था उसकी वजह से भी ये लिमिट, मतलब ये वहीं पर रुक गया था। जैसे कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में, इसमें निगोशिएशन हुई, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्हें क्या करना पड़ा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से ये वहीं पर ही दब गया, नहीं तो ये आगे बहुत आगे तक जाता। इसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड हो गया था, जैसा आपने देखा था। रिच पीजेंट थे, पुअर पीजेंट थे, जिसमें से कांग्रेस एक का ही साथ दे रही थी, रिच का, तो जाहिर सी बात है पुअर क्या हो जाएंगे, फिर वो इतने पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्कर थे। यहाँ पर भी कांग्रेस ने क्या किया? वर्कर का साथ ना देकर किसका दिया? इंडस्ट्रियलिस्ट का दिया, तो वो भी साइड लाइन हो गए। तो ये दीज आर द रीजंस। ओके, अब इसके अलावा क्या रीज़न थे ये हम देखते हैं। इसके अलावा जो बच्चों एक रीज़न था ना, पहले हम बात करते हैं अनटचेबल्स के लिए, कि अनटचेबल्स के लिए और क्या क्या किया गया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो आप नाम सुनने को मिलता है आपको, बहुत ही इन्होंने काम किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये मांग रखी कि जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हमें क्या चाहिए?
सेपरेट इलेक्टोरेट। और यहाँ तक कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी, जिसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको ब्रिटिशर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमारा क्या है, हम दे देंगे आपको सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन गांधी जी इस बात से बहुत नाराज़ थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात को हामी नहीं भर सकता, सेपरेट इलेक्टोरेट की मैं बिल्कुल हामी नहीं भरूँगा। कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जो, जैसे कि ये एक स्टेट है, तो इस स्टेट में सिर्फ जो अनटचेबल्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और वहीं पर ही मतलब उन्हें एकदम सेपरेट ही उनकी पॉपुलेशन होगी और सेपरेट ही उनके लीडर्स होंगे। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे विभाजन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गांधी जी ने इस बात का विद्रोह किया और आखिरकार ये चेंज हो गया। और इसके अलावा फिर क्या आया, फिर गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया रिज़र्व सीट्स। गांधी जी ने कहा कि देखो, मुझे इनकी स्पेशल स्टेटस के लिए कोई वो नहीं है कि आप इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट ना होकर हम क्या करते हैं, इनके लिए कुछ रिज़र्व सीट्स रखेंगे। जैसे ये कुछ रिज़र्व सीट्स हैं जिस पर कोई अनटचेबल ही बैठ सकता है, उसे ही वोट मिलेगी, लेकिन वो रहेंगे सबके साथ में ही, ऐसा कोई सेपरेशन मैं नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर और लोग भी रहते हैं, यहीं पर दलित रहते हैं, तो जो नॉर्मल पीपल है वो भी किसी इलेक्ट करेंगे, दलित को इलेक्ट करेंगे या किसी अनटचेबल को इलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास ऑप्शन ही ये होगा। तो दिस इज़ हाउ दे कैन डन। अब सेकंड रीज़न जो हमारे पास आ जाता है कि एक और बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इसका सिविल डिसोबीडियंस ज़्यादा नहीं चल पाया, वो था लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्या है? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब आप देख चुके हैं उस टाइम तक जो मुस्लिम लीग है वो बन चुकी थी, और मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो कौन थे? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो अब यहाँ पर जिन्ना ने देखा कि अच्छा जी, उन्हें रिज़र्व सीट्स मिल गई हैं, ठीक है, तो अब जब उन्हें रिज़र्व सीट दी गई हैं तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा किया जाए। जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, काइंडली गिव अस सेपरेट सम रिज़र्व सीट्स, लेकिन उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। और इसके अलावा अनलाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिकॉज उसमें क्या था, उसमें खिलाफत मूवमेंट क्योंकि स्टार्ट की गई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और जो ज़्यादा किसके अंडर है? कांग्रेस, उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय था वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ था। दिस वाज ऑल्सो अ रीज़न। क्लियर? तो यहाँ पर ये इतना टॉपिक ख़त्म होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, students, the next topic of ours is sense of collective belongingness. अब जो सेंस ऑफ कलेक्टिव belongingness है वो इंडियंस के अंदर कैसे आई? What were the reasons behind it? What were the effects that we used to do this? उनमें से सबसे पहला जो अपनाया गया वो था कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए। हमारी हिस्ट्री कैसी है, एक कॉमन हिस्ट्री जिससे हम बिलोंग करते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। इसके अलावा फिक्शंस, ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिसमें अपने भारत माता की बात हमने बताई और बताया कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा। ये तो खैर फिक्शन नहीं है, बट इसी के अंदर कुछ स्टोरीज़ को ऐड किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ सॉन्ग्स के ज़रिए, ठीक है, फॉल्कलोर के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें के ज़रिए हमने इंडियंस के बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करी। आपने बच्चों एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है, आजकल बड़ी ही ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पर उसकी जो क्लिप है वो फेमस हो रही हैं, बालिका वधू। अगर आप उसमें देखेंगे ना बालिका वधू में, तो एक तरफ तो स्टोरी चल रही है और दूसरी तरफ उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं उस मूवी के अंदर ही वो मेलों में जाकर गाने गाते हैं और गाने गा कर के दिखाते हैं। जैसे कि कुछ चूड़ी हैं जो कौन बेच रहा है, वो चूड़ी हैं जो ब्रिटिशर्स बेच रहे हैं, जो कहाँ से आ रही हैं? इंग्लैंड से आ रही हैं। तो उनके बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, जाकर ऐसे सॉन्ग गाए जा रहे हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप सिर्फ किसके लिए उठाए गए हैं? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए। बताया जाए कि हम सब एक हैं और हम जो है हमें इनके विरुद्ध लड़ना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनलिज्म ग्रो व्हेन पीपल फील दे बिलोंग टू द सेम नेशन।
जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम जैसे आज भी हम बोलते हैं भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम, ये जो आए जो कुछ थॉटफुल ये जो कुछ नारे होते हैं, ये हमारे एकदम क्या हमारे दिल को एकदम झंझोड़ देते हैं। जैसे जो ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, इसे सुनकर कैसा एकदम गूज़बम्स आते हैं ना। तो यही पहले के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, रीजन हैं, लैंग्वेज हैं, बट वी हैव शेयर्ड सम कॉमन एक्सपीरियंस जिनके बारे में आप लोगों को बताना है। रोल ऑफ स्ट्रगल्स बताया गया है, कैसे यूनाइट किया गया है, सब बताकर उनके बीच में ऐसे ऐसी कॉमन चीज़ें लाना, दिखाना कि हम सब क्या हैं, एक हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहला है सिंबल और आइडेंटिटी। जैसे कि नेशनल आइडेंटिटी को शो करने के लिए क्या किया गया कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने यूनिटी को दिखाने के लिए टेंपल, चर्च, मस्जिद, इन सारे इमेजेस का, फिगर्स का इस्तेमाल किया। या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने वंदे मातरम लिखा, ठीक है। इवन एक पिक्चर भी बनाई गई जिसमें जो हमारा इंडिया है उसको एक फ़ीमेल फिगर से ग्लोरीफाई किया गया है, दिखाया गया है। अब जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये वंदे मातरम लिखा है, जो श्लोक है वंदे मातरम, उसे लिखा है, और उन्होंने इसे अपने एक बुक है आनंद मठ, उसमें भी इंक्लूड किया है, जो उन्होंने कब लिखी थी, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बड़ी फेमस हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक पिक्चर बनाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसमें क्या दिखाया गया, डिवाइन, स्पिरिचुअल एंड काम है, इस तरीके से दिखाया गया। और भारत माँ का मेक अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, ये आपको याद करने वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जाकर ये बहुत चेंज हो गई है, जैसे आपने देखा होगा अब एक पीछे शेर रहता है, फिर यहाँ भारत माता हमारे तिरंगे के साथ खड़ी होती हैं, तो इस तरीके से। इसके अलावा क्या किया गया, जगह जगह जाकर जो है नेशन प्राइड बताया गया कि किस तरीके से इंडियन फोकलोर को फेमस किया गया। फोल्क टेल्स सुनाई जाती थी, सॉन्ग्स, लीजेंड्स टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल कल्चर, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर कलेक्ट बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड myths टू इंस्पायर नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। ये आप देखिए फ्लैग भी जो है हमारा बन चुका था। सबसे पहले जो हमारा फ्लैग है वो कैसा बनाया गया था, सबसे पहले फ्लैग बनाया गया था जिसमें एक क्रेसेंट मून था, ठीक है, और एक क्या था, लोटस था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को दिखाया गया था, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो फ्लैग है रेड, येलो और ग्रीन, ये बनाया गया था सबसे पहले। इससे पहले भी है 1906 में, बट ज़्यादा फेमस ये हुआ था। लास्ट में एक बार फिर गांधी जी ने बनाया। गांधी जी ने कौन सा बनाया, गांधी जी ने ये वाला फ्लैग बनाया 1921 में बनाया, जिसमें कि एक स्पिनिंग व्हील है जो सिम्बलाइज़ कर रहा है सेल्फ हेल्प की, हम खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे आप देख सकते हो 1947 में हमारा फ्लैग बन चुका था। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, उस टाइम पर काफ़ी लोग पढ़ लिए थे। तो हाईलाइट एंशियंट इंडियंस अचीवमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड कॉलोनाइजेशन वॉज सीन एज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन। और उसमें ये नहीं दिखाया गया कि ब्रिटिशर्स के आने से हम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं, यानी हमारा जो इंडिया था वो तो डेवलप ही होता जा रहा है। नहीं दिखाया किस तरीके से एक डिक्लाइन आया है इंडियंस के अंदर। पहले कितना हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो दीज आर द चेंजेस विच we see. अब now what the challenges between these? So glorifying the past sometime focused on Hindu achievements. कभी कभी जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा कांग्रेस के लीडर्स थे और मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बट वो थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह गए, जिसकी वजह से ज़्यादा हिंदू अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया, जिसकी वजह से अदर कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने अपने आप को काफ़ी एक्सक्लूड महसूस किया इससे, ठीक है। दूसरा, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग रिक्वायर्ड इंक्लूसिविटी ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए जितनी भी कम्युनिटी थी सबका कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए था, तभी उनके बीच में वो कॉमननेस आती, बट वो कहीं ना कहीं किसके बीच में होकर रह गई थी, सिर्फ हिंदूज में ज़्यादा थे। अब लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, जिस क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से 1947 को आखिरकार हमें आज़ादी मिल जाती है। ये एक टाइम लाइन है, इसके आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था किस तरह रोलेट एक्ट आया था। एक मिनट, आई जस्ट चेंज द कलर, यस।
किस तरीके से पहले रॉलेट एक्ट आया था, फिर खिलाफत मूवमेंट और कॉपरेशन मूवमेंट को एक साथ किया गया, ठीक है। स्वराज पार्टी बनी है, खैर ये आप इसे मत पढ़िए, अभी आपका ये नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस देखिए। साइमन कमीशन आया, जिसके बाद दांडी मार्च हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ जिसके में सिविल डिसोबीडियंस को बंद कर दिया गया था। फिर ये वाली चीज़ जो है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, इसलिए ये आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। ये अगस्त ऑफर इंडो सत्याग्रह और भी हुए, क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए और आखिरकार इंडिया को पूरी आज़ादी मिल गई। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।